विस्मयकारी कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की 84.5 बिलियन डॉलर्स की शुद्ध संपत्ति में से 81.5 बिलियन डॉलर्स उनके 65वें जन्मदिन के बाद आई। हमारे मस्तिष्क ऐसी अनर्थकता संभालने के लिए नहीं बने हैं। एक क्षेत्र में मिले सबक अक्सर हमें अन्य अनरिलेटेड फील्ड्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पाठ सिखा सकते हैं। अब हिमयुग के अरबों वर्षों के इतिहास को ही ले लीजिए और वो हमें अपने धन को बढ़ाने के लिए जो सिखाते हैं। पृथ्वी के बारे में हमारी वैज्ञानिक जानकारी जितना आप सोचते हैं उससे नवीन है। ये जानने के लिए कि धरती कैसे काम करती है, हमें इसकी सतह को गहराई तक खोदना पड़ता है, जो हम कुछ समय पहले तक भी नहीं कर पाए थे, जब हम अपने ग्रह के मूल तत्व भी पता नहीं कर पाए थे। आइजैक न्यूटन ने उससे सैकड़ों साल पहले तारों की गति का अनुमान लगा लिया था। 19वीं शताब्दी में जाकर वैज्ञानिक इस बात से सहमत हुए कि अनेकों बार पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी। बहुत से प्रमाण होने के कारण इसके विरुद्ध जाने की संभावना ही नहीं थी। संसार भर में एक समय में जमे हुए विश्व के निशान भरे पड़े हैं। अव्यवस्थित रूप से यहां वहां बिखरे विशाल शिलाखंड, महीन परतों में कुरेदे हुए चट्टानी तल। ये प्रमाण स्पष्ट रूप से दर्शाते थे कि सिर्फ एक हिमयुग नहीं आया था, बल्कि 5 अलग अलग हिमयुग आए हुए थे जिन्हें मापा जा सका। ग्रह को जमाने, फिर से पिघलाने और एक बार फिर से जमाने में लगी ऊर्जा चौंका देने वाली है। आखिर पृथ्वी पर हो रहे इन चक्रों का कारण क्या हो सकता था? यह संभवतः हमारे ग्रह पर सबसे शक्तिशाली बल होना चाहिए, और यह था भी, बस वैसे नहीं जैसा किसी ने सोचा हो। हिमयुग क्यों आया, इस बारे में अनेकों परिकल्पनाएं थीं। उनके महाकाय जियोलॉजिकल प्रभाव के कारण ये परिकल्पनाएं उतनी ही भव्य भी थीं। ऐसा माना जा रहा था कि पर्वत श्रृंखलाओं के उठने से पृथ्वी की हवाओं में आए बदलाव ने जलवायु को भी बदला होगा। कुछ परिकल्पनाओं ने इस विचार का समर्थन किया कि हिम प्राकृतिक अवस्था है जो महाकाय ज्वालामुखी विस्फोटों से बाधित हुई, जिसके चलते पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। लेकिन इनमें से कोई भी परिकल्पना हिमयुग के चक्रों का वर्णन नहीं कर पाई। पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति या कोई बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसी एक हिमयुग का कारण हो सकते हैं। इससे 5 हिमयुगों का साइक्लिकल रिपीटेशन नहीं समझाया जा सकता था। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में मिलुटिन मिलांकोविक नामक एक सर्बियन वैज्ञानिक ने अन्य ग्रहों की स्थिति के रिलेटिव पृथ्वी की स्थिति का अध्ययन किया और हिमयुग संबंधी थ्योरी सामने रखी, जो अब हम जानते हैं कि सही है। सूरज और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गमन को हल्के से प्रभावित करता है और सूरज की ओर झुका देता है। इस चक्र के हिस्सों के दौरान, जो दसियों हजारों वर्षों तक चल सकता है, पृथ्वी के प्रत्येक हेमिस्फीयर को नियमित रूप से थोड़ा अधिक या थोड़ा कम सोलर रेडिएशन मिलता है। और यहां यह और दिलचस्प हो जाता है। मिलांकोविक की थ्योरी ने आरंभ में यह माना कि पृथ्वी के हेमिस्फीयर के झुकाव ने ऐसी कठोर शीत ऋतु को जन्म दिया जिसके कारण ये ग्रह बर्फ में परिवर्तित हो गया। लेकिन व्लादिमीर कोपेन नाम के एक रूसी अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री ने मिलांकोविक के शोध का गहराई से अध्ययन किया और एक अद्भुत सूक्ष्म भेद खोज निकाला। मध्यम रूप से ठंडी ग्रीष्म ऋतु बर्फीली अपराधी थी, न कि ठंडी शीत ऋतु। यह तब शुरू होता है जब कोई ग्रीष्म ऋतु इतनी गर्म नहीं हो पाती कि पिछली शीत ऋतु की बर्फ पिघला सके। बची हुई बर्फ का आधार आने वाली शीत ऋतु में बर्फ का जमना और आसान कर देता है, जो अगली ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के जमे रहने की संभावना को बढ़ा देता है और फिर से आने वाली शीत ऋतु में अधिक जमाव का कारण बनता है। शाश्वत बर्फ अधिक सौर्य किरणों को प्रतिबिंबित करती है, जिससे ठंडक बढ़ती है, फिर और अधिक स्नोफॉल होता है और ये चलता रहता है। कुछ सैकड़ों वर्षों के अंतराल में ये मौसमी बर्फ बढ़कर कॉन्टिनेंटल बर्फ की चादर में परिवर्तित हो जाती है और इस तरह ये रोमांचक शुरुआत हो जाती है।
विपरीत दिशा में भी ठीक ऐसा ही होता है। एक कक्षीय झुकाव जो अधिक सूरज की रोशनी आने दे शीतकालीन बर्फ को अधिक पिघलाता है, जिससे आने वाले वर्षों में कम सौर्य किरणें प्रतिबिंबित होती हैं। फिर तापमान बढ़ता है, जिससे अगले वर्ष हिमपात में कमी आती है वगैरह। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। यहां अद्भुत बात यह है कि किस प्रकार परिस्थितियों में अपेक्षाकृत छोटे परिवर्तनों से कुछ इतना बड़ा विकसित हो सकता है। शुरुआत होती है किसी ठंडी ग्रीष्म ऋतु की बची बर्फ की एक महीन परत के साथ, जिस पर कोई ध्यान भी नहीं देगा, और फिर जियोलॉजिकल रूप से पलक झपकते ही पूरी पृथ्वी कई मील मोटी बर्फ की सतह से ढक जाती है। जैसा कि ग्लेशियोलॉजिस्ट ग्वेन स्कूल्स कहते हैं, बर्फ की मात्रा जिससे बर्फ की चादर बनती है वो इतनी जरूरी नहीं जितना ये तथ्य कि बर्फ कितनी भी कम हो वो बनी रहती है। हिमयुग से एक बड़ा सबक ये मिलता है कि जबरदस्त नतीजों के लिए जबरदस्त ताकत की आवश्यकता नहीं होती। अगर कुछ जमा होता जाता है, अगर थोड़ी सी वृद्धि भविष्य के लिए ईंधन का काम करती है, एक छोटा सा शुरुआती आधार इतने अद्भुत नतीजे दे सकता है कि वो तर्क के परे नजर आए। ये इतना तर्क के परे हो सकता है कि आप क्या संभव है, विकास कहां से आता है और कहां तक जाता है, उसे वास्तविकता से कम आंकेंगे। और धन दौलत पर भी यही लागू होता है। वॉरेन बफे ने अपनी संपत्ति कैसे निर्मित की, इस पर 2000 से भी अधिक किताबें लिखी जा चुकी हैं। उनमें से कई बेहतरीन हैं, लेकिन ऐसी बस कुछ ही हैं जो इस तथ्य पर पर्याप्त ध्यान देती हैं। बफेट की संपत्ति सिर्फ उनके एक अच्छा निवेशक होने के कारण नहीं है, बल्कि लगभग बचपन से ही अच्छा निवेशक होने के कारण है। मेरी इस किताब को लिखने के समय वॉरेन बफेट की शुद्ध संपत्ति $84.5 बिलियन है। उसमें से लगभग $84.2 बिलियन 50वें जन्मदिन के बाद पूंजित हुए और $81.5 बिलियन लगभग 65 वर्ष की उम्र में सामाजिक सुरक्षा की योग्यता प्राप्त करने के बाद आई। वॉरेन बफेट एक असाधारण निवेशक हैं, लेकिन अगर आप उनकी सारी सफलता को निवेश कुशाग्रता से जोड़ते हैं तो आप एक मुख्य बिंदु को छोड़ देंगे। उनकी सफलता की वास्तविक कुंजी ये है कि वो एक शताब्दी के 3/4 भाग तक एक असाधारण निवेशक रहे हैं। अगर उन्होंने 30 की उम्र में निवेश आरंभ किया होता और 60 की उम्र में सेवानिवृत्त हो गए होते तो शायद ही किसी ने उनका नाम कभी सुना होता। एक छोटे से विचार परीक्षण पर नजर डालिए। बफेट ने 10 वर्ष की उम्र में गंभीर रूप से निवेश शुरू कर दिया था। 30 की उम्र तक पहुंचने तक उनकी शुद्ध संपत्ति $1 मिलियन थी, या $9.3 मिलियन इन्फ्लेशन से समायोजित होने के बाद। लेकिन अगर वो कोई सामान्य व्यक्ति होते जिसने अपनी किशोरावस्था और युवावस्था दोनों दुनिया घूमते हुए अपनी अभिलाषा ढूंढते हुए बिताई होती और 30 की उम्र में उनकी शुद्ध संपत्ति मान लीजिए $25,000 होती, और मान लेते हैं कि वो फिर भी असाधारण वार्षिक निवेश प्रतिफल कमाने में सक्षम रहते जो उन्होंने उत्पन्न किया है, जो कि हो सकती है 22% प्रति वर्ष, लेकिन 60 की उम्र में निवेश करना छोड़ देते जिससे वो गोल्फ खेल सकें और अपने नाती पोतों के साथ समय बिता सकें, तो आज उनकी शुद्ध संपत्ति का मोटा अनुमान कितना होता? $84.5 मिलियन तो नहीं, $11.9 मिलियन। उनकी वास्तविक शुद्ध संपत्ति से 99.9% कम। प्रभावी रूप से वॉरेन बफेट की फाइनेंशियल सक्सेस को उस फाइनेंशियल बेस से जोड़ा जा सकता है जो उन्होंने अपनी किशोरावस्था में बनाया और वो दीर्घायु जिसे अपनी वृद्धावस्था में कायम रखा। निवेश उनका कौशल है, लेकिन उनका राज समय है। कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। अब इसे अलग तरह से देखिए। बफेट अब तक के सबसे धनी निवेशक हैं, लेकिन वास्तव में वो सबसे महान नहीं हैं, कम से कम जब औसत वार्षिक प्रतिफल से मापा जाए। हेज फंड रिनेसांस टेक्नोलॉजीज के प्रमुख जिम साइमंस ने सन 1988 से लेकर
66% प्रतिवर्ष की दर से धन की कंपाउंडिंग की है। कोई भी इस रिकॉर्ड के निकट भी नहीं पहुंच सकता। और जैसा कि हमने अभी देखा, बफेट ने लगभग 22% प्रतिवर्ष की दर से कंपाउंडिंग की है, उसका बस 1/3। साइमंस की शुद्ध संपत्ति इस किताब को लिखने के समय $21 बिलियन हैं। वो और मैं जानता हूं कि यह कितना हास्यास्पद सुनाई पड़ता है। जब हम इन आंकड़ों पर नजर डालें तो बफेट से 75% कम धनी हैं। अगर साइमंस इतने अच्छे निवेशक हैं तो फिर यह अंतर क्यों? क्योंकि साइमंस ने 50 वर्ष की उम्र तक निवेश आरंभ नहीं किया था। बफेट की तुलना में उनके पास कंपाउंडिंग के लिए आधे से भी कम वर्ष थे। अगर जेम्स साइमंस ने बफेट की तरह 70 वर्ष की अवधि तक 66% की दर से वार्षिक प्रतिफल कमाया होता तो उनकी संपत्ति, दिल थाम कर सुनिए, 63 क्विंटिलियन, 900 क्वाड्रिलियन, 781 ट्रिलियन, 780 बिलियन, 748 मिलियन और $160,000 होती। ये आंकड़े हास्यास्पद और अव्यवहारिक दिखाई पड़ते हैं। बात असल में यह है कि वृद्धि अनुमान में छोटे लगने वाले बदलाव हास्यास्पद और अव्यवहारिक आंकड़ों को जन्म दे सकते हैं। इसीलिए जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हों कि कुछ भी इतना शक्तिशाली कैसे बना जितना वो है, हिमयुग क्यों बना, या फिर वॉरेन बफेट इतने धनी क्यों हैं, हम अक्सर सफलता की मुख्य कुंजी को अनदेखा कर देते हैं। मैंने लोगों को कई बार कहते हुए सुना है कि जब उन्होंने पहली बार कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल देखी या फिर ऐसी कोई कहानी की, अगर उन्होंने 30 की उम्र के बजाय 20 की उम्र में बचत शुरू की होती तो रिटायरमेंट के लिए उनके पास कितनी राशि होती। इसने उनका जीवन बदल दिया। लेकिन संभवतः इसने उनका जीवन नहीं बदला। इसने अगर कुछ किया तो वो ये कि उन्हें आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि नतीजे सहज रूप से सही नहीं लगे। लीनियज थिंकिंग एक्सपोनेंशियल थिंकिंग की तुलना में काफी सहज होती है। अगर मैं आपको अपने दिमाग में 8 को 8 बार जोड़ने को कहूं, बस आप कुछ ही सेकंड में ऐसा कर लेंगे, जो है 72। पर अगर मैं आपको 8 को 8 बार गुणा करने का हिसाब लगाने को कहूं तो आपका सर फट जाएगा, जो कि 13,42,17,728 होगा। IBM ने सन 1950 के दशक में 3.5 मेगाबाइट की हार्ड ड्राइव बनाई। 1960 के दशक में यह संख्या कुछ दर्जन मेगाबाइट तक पहुंच गई। सन 1970 के दशक के अंत तक IBM विंचेस्टर की ड्राइव 70 मेगाबाइट की थी। इसके बाद ड्राइव का आकार एक्सपोनेंशियल रूप से छोटा होता गया और स्टोरेज बढ़ती गई। सन 1990 के दशक की शुरुआत में एक आम कंप्यूटर 200 से 500 मेगाबाइट का होता था और फिर धम मानो विस्फोट हो गया। सन 1999 एप्पल का iMac 6 गीगाबाइट की हार्ड ड्राइव के साथ आया। सन 2003 पावर मैक में 120 गीगाबाइट। सन 2006 नए iMac में 250 गीगाबाइट। सन 2011 4 टेट्राबाइट की पहली हार्ड ड्राइव। सन 2017 60 टेट्राबाइट की हार्ड ड्राइव। सन 2019 100 टेट्राबाइट की हार्ड ड्राइव। अब इस सब को साथ रखकर देखिए, सन 1950 से सन 1990 के बीच हमने 296 मेगाबाइट प्राप्त की। सन 1990 से लेकर अब तक हमने 100 मिलियन मेगाबाइट प्राप्त की। अगर आप एक टेक्नोलॉजी आशावादी होते तो सन 1950 में पूर्वानुमान कर सकते थे कि उपयोगी स्टोरेज 1000 गुना बढ़ जाएगा या फिर 10,000 गुना अधिक। अगर आप ज्यादा दूर का अंदाजा लगाते तो कुछ ने कहा होता मेरे जीवन काल में 30 मिलियन गुना अधिक, लेकिन सच हो गया। कंपाउंडिंग का स्वभाव सहज ज्ञान के विपरीत होने के कारण हम में से सबसे होशियार लोग भी इसकी शक्ति को अनदेखा कर सकते हैं। सन 2004 में बिल गेट्स ने नई जीमेल की आलोचना करते हुए कहा था कि किसी को भी 1 गीगाबाइट स्टोरेज की जरूरत क्यों पड़ेगी। लेखक स्टीवन लेवी ने कहा, अग्रणी टेक्नोलॉजी में उनका सिक्का चलने के बावजूद उनकी सोच पुराने प्रतिमान में ही अटकी हुई है, जहां स्टोरेज एक ऐसी सामग्री है जिसे कंजर्व करना आवश्यक है। चीजों में कितनी जल्दी वृद्धि हो जाती है,
आप इसके आदी कभी नहीं हो सकते। इसमें खतरा इस बात का है कि जब कंपाउंडिंग सहज न हो, हम अक्सर इसका सामर्थ्य अनदेखा कर देते हैं और अन्य माध्यमों द्वारा समस्या को सुलझाने में लग जाते हैं। इसलिए नहीं कि हम हद से ज्यादा सोच रहे होते हैं, बल्कि इसलिए कि हम शायद ही कभी कंपाउंडिंग के सामर्थ्य के बारे में सोचने के लिए रुकते हैं। बफेट की सफलता का अवलोकन कर रही उन 2000 किताबों में से किसी एक का भी शीर्षक यह नहीं है कि यह व्यक्ति लगातार शताब्दी के 3/4 की अवधि से निवेश करता आ रहा है। पर हम जानते हैं कि उनकी अधिकांश सफलता का कारण यही है, और इस गणित को समझना कठिन है क्योंकि यह सहज नहीं है। इकोनॉमिक साइकिल, स्ट्रैटेजीज, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और सेक्टर बेट पर अनेक किताबें हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण किताब का नाम शट अप एंड वेट होना चाहिए। इसमें बस एक पृष्ठ है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ का लॉन्ग टर्म चार्ट है। यहां व्यावहारिक सीख यह है कि कंपाउंडिंग का प्रति अंतः प्रज्ञात्मक स्वभाव अधिकतर निराशाजनक ट्रेड, खराब कार्यनीतियों और सफल निवेश प्रयासों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। आप लोगों से उनके सारे प्रयासों को, वो क्या सीखते हैं और क्या करते हैं, उसमें लगने वाले प्रयास हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पाने में लगाने की अपेक्षा नहीं कर सकते। सहज ज्ञान के अनुसार यह अमीर बनने का सर्वश्रेष्ठ उपाय प्रतीत होता है, लेकिन अच्छे निवेश का आशय आवश्यक रूप से मात्र हाईएस्ट रिटर्न्स कमाने से नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट रिटर्न्स अक्सर एक बारगी सिद्ध होते हैं जो दोहराए नहीं जा सकते। इसका मतलब अच्छे प्रतिफल कमाने से है जिन्हें आप बरकरार रख सकें और जो एक लंबे समय तक दोहराए जा सकें। तभी कंपाउंडिंग अपार रूप से बढ़ती है। इसके विपरीत ऊंचे प्रतिफल जिन्हें बरकरार न रखा जा सके अक्सर दुखद कहानियों का रूप ले लेते हैं। उन कहानियों को सुनाने के लिए हमें अगले चैप्टर की आवश्यकता होगी।